चैप्टर 4 बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, हर एक बिजनेस जो है, जो भी बिजनेस स्टार्टअप करता है, ऑपरेट करता है, तो उसके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि बिजनेस चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करे। कुछ बिजनेस ओनर्स चाहते हैं कि वो अपने आप को ग्रो करें। तो हर एक बिजनेस का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है क्या है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर द एम्स एंड गोल्स सेट बाय द बिजनेस टू अचीव इन द लॉन्ग रन। ये आपके लॉन्ग टर्म एम्स और टारगेट्स होते हैं जो कि आपके पास सेट होते हैं और आपको ये अचीव करना है। जैसे आप लोग का भी जिंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कोई ना कोई, कि किसी को कोई अकाउंटेंट बनना है, किसी को कोई बैंकर बनना होगा। तो दैट इज बेसिकली योर बिजनेस, योर ऑब्जेक्टिव। सही है, योर लाइफ ऑब्जेक्टिव, आपका गोल है। किसी को कुछ बनना होगा, तो उस चीज को अचीव करने के लिए आप जो भी चीजें करते हो, सही है, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग टू अचीव योर लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव। तो इसी तरह बिजनेस का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है और वो बहुत सारी एक्टिविटीज करता है ताकि वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। और ये जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव होते हैं, दीज आर सेट बाय द हायर अथॉरिटी। बेसिकली आपके ओनर्स और आपके जो मैनेजर्स होते हैं, जो ऊपर लेवल पे काम कर रहे होते हैं, ये लोग जो है वो आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर रहे होते हैं ताकि लोअर लेवल वाले वर्कर्स जो हैं वो काम कर सकें और इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो यूजुअली बिजनेस जो होता है, बिजनेस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर मैनेजर होता है। उस मैनेजर के अंडर जो है वो बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं। और हर एक बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो फर्दर डिवाइड होता है इनटू डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। और फिर मैनेजर्स जो है वो जो अपना डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, वो एम्प्लॉयज को मेक श्योर करते हैं कि वो सारे उसी तरफ काम कर रहे हो टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो खैर, इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। तो पहले तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता क्या है। सो दीज आर द एम्स एंड टारगेट्स। फिर ऑब्जेक्टिव सेट करना क्यों जरूरी है भाई? आपके बिजनेसेस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव क्यों इंपॉर्टेंस है उनके लिए कि भाई वो ऑब्जेक्टिव सेट करें? अगर ऑब्जेक्टिव के बिजनेस नहीं चल सकता, बिल्कुल भी नहीं चल सकता। Because if you set your objectives, it gives you it creates a sense of purpose and direction for the employees and managers. आपको पता होता है कि आपने क्या चलना है। मतलब एक ऑब्जेक्टिव सेट करना मतलब आपने एक पिन लोकेशन डाल दिया। पिन लोकेशन डाल दिया, अब उसकी तरफ जो रूट जाएगा आप उसी तरफ चलते रहोगे। राइट। तो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन कि आपको किस तरफ चलना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिविजुअल डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके पास एक डायरेक्शन है कि उसको डॉक्टर बनना है। तो फिर वो डॉक्टर के हिसाब से जो है वो सारे कोर्सेज अपने मैट्रिक इंटर में लेता है, यूनिवर्सिटी भी उसी तरफ जाता है जहाँ पे उसको डॉक्टर बनना होता है। सही है। तो मतलब वो हर चीज क्या कर रहा होता है कि उसके पास एक गाइडेंस है, उसके पास एक स्ट्रेट पाथ है। तो इसी तरह बिजनेस का अगर ऑब्जेक्टिव है, सपोज कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका अगर ऑब्जेक्टिव है तो वो क्या करेगा? वो सारे तरीके आजमाएगा जिससे उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो, और वो सारे तरीके आजमाएगा जिससे उसके खर्चे कम हो। तो इट गिव्स द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजर्स अ सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन कि आपको किस तरफ काम करना है। सेकेंडली, इट प्रोवाइड स्पेसिफिक टारगेट फॉर बिजनेस स्ट्रेटेजीज। आपका ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा ना, तो आपकी स्ट्रेटेजी भी सेट नहीं होगी। अब स्ट्रेटेजी क्या होती है? द प्लान ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर बनने के लिए आपको एक एडमिशन चाहिए, एक डॉक्टर की जो यूनिवर्सिटी है जो कि डॉक्टरी पढ़ा रही है, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। तो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? आप जो है वो इंटर कहाँ से करेंगे, मैट्रिक कहाँ से करेंगे, आपका सैट स्कोर क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको स्ट्रेटेजाइज करनी पड़ेंगी। आपकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए। सो यू विल बी वर्किंग थ्रू आउट कि आपको इतनी परसेंटेज मेंटेन करनी है इंटर में, मैट्रिक में। फिर उसके बाद आपको इतना सैट स्कोर मेंटेन करना है, फिर आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा। फिर उसके बाद आप 5 साल जो है वो 4 साल यूनिवर्सिटी के पढ़ोगे, एंड देन यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट। सो द स्ट्रैटेजी, द प्लान ऑफ एक्शन कब बनता है? जब ऑब्जेक्टिव बनता है। अभी जैसे दो अभी हम मैंने जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट करा अपना कि भाई आप लोग को पूरा रमजान में जो है वो रिवीजन देना है सारे टॉपिक्स का। ठीक है। दैट वाज माय ऑब्जेक्टिव। तो मैंने एक शेड्यूल बनाया कि भाई रोजाना मैं जो है वो ये प्लान, ये शेड्यूल फॉलो करूंगा। एक मैंने जो है वो ये रिवीजन चेकलिस्ट बनाई कि भाई ये टॉपिक्स हैं, इसमें ये चीजें हैं सिलेबस के हिसाब से। तो ये चीजें बच्चों को सारी पढ़ानी है। तो ये क्या है? मेरी स्ट्रैटेजी कि मैं अपने टारगेट को कैसे अचीव करूंगा। जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं बनाओगे, आप जो है वो स्ट्रैटेजी जो है वो नहीं क्रिएट कर पाओगे। सो ऑल्सो इट गिव्स, whenever you set objectives, whenever you set targets, it gives your business your business is able to make the strategies. फिर thirdly, helps business to analyze the performance of employees and the business. फिर उसके बाद आप अगर ऑब्जेक्टिव सेट करते हो तो यू आर एबल टू एनालाइज द परफॉर्मेंस
ऑफ द बिजनेस एज वेल एज द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को आपने कोई ऑब्जेक्टिव दिया, एम्प्लॉय ने वो टारगेट वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करा, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस खराब। डिपार्टमेंट को आपने कोई ऑब्जेक्टिव दिया, डिपार्टमेंट ने वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करा, तो डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस खराब। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्टिव मिलता है कि सेल्स बढ़ानी है 10% से, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ने वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, मार्केटिंग ऑब्जेक्ट डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस खराब। So this is, or this also helps the business or the managers to analyze the performance of the business and its employees. So this is why the business set objectives. तो अगर हम लोग अपनी revision guide खोल के देखें तो basically we have discussed this particular part, that is the importance of the business activity. Now moving on to the characteristics of business objectives के basically आपके जो business objectives होते हैं, सही है, they are usually categorized into the SMART category. और स्मार्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो S stands for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, R is for realistic and relevant, and T stands for time limited. तो ये स्मार्ट होता क्या है? आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, दे शुड फॉल इनटू द स्मार्ट कैटेगरी। स्पेसिफिक का मतलब है दे शुड बी फोकस एंड स्पेसिफाइड कि एग्जैक्टली आपने क्या अचीव करना है। For example, if you want to increase the sales by 15%, तो you have to be specific with the department कि भाई आपने जो है वो ये particular target achieve करना है। तो specific is when you are focused and specified कि what exactly you have to do। सही है। For example, अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपका फ्यूचर करियर प्रोग्रेशन क्या है या आपका करियर प्रोस्पेक्ट क्या है, आप बोलते सर देख लेंगे, कुछ भी करना हो कर लेंगे, कुछ भी बन जाए तो बन जाएंगे। तो दैट इज बेसिकली कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। हाउएवर, अगर मैं आपसे बोलूं भाई आपने फ्यूचर में क्या करना है और आप बोलो भाई सर मुझे जो है वो डॉक्टर बनना है या मुझे जो है वो लेट्स सपोज अकाउंटेंट बनना है, तो फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि ये चीज आपने करनी ही करनी है। फिर उसके बाद योर ऑब्जेक्टिव शुड आल्सो बी मेजरेबल, दैट मींस कि आपके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं दे शुड बी क्वांटिफाइबल, कि आप जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करो उसकी एक क्वांटिटी हो जिसको आप मेजर कर सको और देख सको कि भाई आपने कितना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया और कितना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल आप एक इंडिविजुअल को टारगेट देते हो कि भाई आपको 500 शूज जो है वो पेयर ऑफ शूज जो है वो सेल करने, तो अब इट इज क्वांटिफाइबल दैट कि अगर वो 500 अचीव कर लेता है, सेल कर देता है, तो दैट मीन्स उसने टारगेट अचीव कर लिया, उसने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। अगर वो नहीं बेच पाएगा तो दैट मीन्स कि उसका जो है वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। सो योर ऑब्जेक्टिव शुड आल्सो बी मेजरेबल। देन ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, दैट मीन्स के योर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीवेबल। सही है कि आपके रिसोर्सेज मौजूद हैं, आपके पास वो सारी चीजें मौजूद हैं, सही है, जिससे आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सको। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मैं भाई ऑनलाइन क्लासेस में रिवीजन कराऊंगा, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस कराने के लिए मेरे पास ना आईपैड है ना इंटरनेट है। सो क्या मेरा ऑब्जेक्टिव, क्या टारगेट मेरा अचीव होगा? नहीं होगा, सही है। सो टू अचीव द ऑब्जेक्टिव और टू अचीव द टारगेट यू मस्ट इंश्योर दैट यू हैव द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, तो तभी आपका प्रोडक्ट जो है वो अचीवेबल होगा। एंड ऑफ कोर्स आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक एंड रेलेवेंट, कि भाई जो जो लोग हैं, जो जो रेलेवेंट लोग हैं उन तक आप ऑब्जेक्टिव का बताओ। तो फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो आपने जो है वो लेट्स सपोज बिजनेस पढ़ना है, लेकिन आप बिजनेस पढ़ने के लिए किसी केमिस्ट्री के टीचर के पास चले जाते हो, दैट पर्सन इज नॉट रेलेवेंट टू गाइड यू अबाउट द बिजनेस सब्जेक्ट्स या टू गाइड यू अबाउट बिजनेस स्टडीज। तो इसी तरह अगर आपको लेट्स सपोज मार्केटिंग का कोई ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हो, तो आप उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट को बता रहे हो अबाउट द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, तो दैट इज नॉट रेलेवेंट। तो यू मस्ट मेक श्योर दैट कि जो भी आप ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, it should be for the relevant people, it should be communicated to the relevant people as well. And lastly, your objective must be time limited as well, that कि they should be following a time frame. आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अचीव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय 10% इन नेक्स्ट 3 इयर्स, सही है, तो एक ये नेक्स्ट 3 इयर्स मतलब 3 सालों के अंदर अंदर आपको ये काम, ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। सो दिस इज व्हाट टाइम स्पेसिफिक मींस, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को टाइम लिमिटेड कर दो, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी अपना ऑब्जेक्टिव को टाइम लिमिटेड है, मैंने बोला भाई मेरा ऑब्जेक्टिव है आप लोग को रिवीजन देना। अब मैं इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम सेलेक्ट नहीं करूँ ना, तो फिर तो मैं ये मार्च का महीना भी गुजार दूं, अप्रैल का भी गुजार दूं, मई में भी शायद आप लोग को रिवीजन मिल रहा हो, ठीक है। लेकिन मैंने एक टाइम स्पेसिफिक कर दिया, ये 30 दिन, बस ये 30 डेज है, इसके अंदर मैं रिवाइज करा दूंगा आप लोग को। तो दैट इज बेसिकली टाइम स्पेसिफिक कि मैंने अपने ऑब्जेक्टिव को एक टाइम ड्यूरेशन दे दी, ठीक है, ताकि वो अचीव हो जाए।
So this is what the SMART criteria is. Then we have the objectives of a private sector business, कि basically एक private sector business जो है वो किस तरीके के objectives set करता है. तो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस यूजुअली जो ऑब्जेक्टिव सेट करता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दैट इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू अर्न एंड एक्सपेंसेस, कि जो रेवेन्यू आप कमाते हो, जो पैसा आप कमाते हो मार्केट में प्रोडक्ट सेल करके, और जो खर्चे आपके होते हैं उन दोनों के डिफरेंस को आप बढ़ाना चाहते हो. दैट इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो मार्केट से. सो दैट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. फिर कुछ बिजनेसेस होते हैं जो कि प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग का ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग यूजुअली स्मॉल बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि कहते हैं कि यार हमें जो है वो इतना ज्यादा नहीं कमाना, वी जस्ट वांट टू अर्न अ सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ प्रॉफिट, कि हमारा घर चल जाए, हमारे 2 वक्त की रोटी हो जाए, बस खत्म, हमें इतना प्रॉफिट कमाना है. वी डोंट वांट टू अर्न प्रॉफिट्स, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स 24/7 काम करके अपना फैमिली लाइफ बर्बाद करके जो है वो प्रॉफिट जो है वो कमाने नहीं. वी जस्ट हैव टू वर्क लिमिटेड आवर्स, earn a good amount of profit, and that's it. So that is profit satisfying. And then we have third objective, that is growth. तो business growth, जाहिर सी बात है बिजनेस जो है वो अपना साइज ऑफ द बिजनेस इंक्रीज करना चाहते हैं. बहुत सारे बिजनेसेस वो चाहते हैं कि हमारी जो है वो बिजनेस की ग्रोथ हो. फिर इंक्रीजिंग मार्केट शेयर इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ सेल्स दैट द बिजनेस मेक. तो जाहिर सी बात है आप मार्केट शेयर अपना बढ़ाना चाहते हो कि आपके पास ज्यादा customers होने चाहिए as compared to the competitors. So that is also your objective, to increase the market share. Then we have another objective, that is survival, के कभी कभार इकोनॉमी के हालात खराब हो जाते हैं, इकोनॉमी में रिसेशन आ जाता है, कोविड जैसी बीमारियां आ जाती हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया बंद हो जाती है. तो ऐसी सिचुएशन में आपको सर्वाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. दैट इज कि आप किसी भी तरह उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को सर्वाइव कर सको. इसी तरह सर्वाइवल आल्सो इज सेट एज एन ऑब्जेक्टिव व्हेन द बिजनेस इज कंप्लीटली न्यू इन अ कम्पिटिटिव मार्केट. जब आपका बिजनेस जो है वो एक कॉम्पिटेटिव मार्केट में नया आता है, कम्प्लीटली नया होता है, तो यूजुअली उसको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस होता है. एंड ड्यूरिंग दैट कंपटीशन वो क्या करता है, वो सर्वाइवल अपना ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि किसी तरह इस कंपटीशन को सर्वाइव करके अपना नाम बना ले. सो दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव. एंड देन वी हैव कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑब्जेक्टिव. तो CSR क्या होता है? CSR इज बेसिकली कि जब बिजनेस जो है वो ये देखता है कि यार हमारी वजह से, हमारी प्रोडक्शन की वजह से जो सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, जो इस एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, तो क्यों ना हम इस एनवायरनमेंट को पे बैक करें. जैसे कोका कोला जो है, कोका कोला अगर अपना एक प्रोडक्ट बना रहा है जो कि ओबेसिटी इंक्रीज कर रहा है, चाहे शुगरी ड्रिंक्स बना रहे हैं, वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बना रहे हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी कंट्री के अंदर बढ़ रही है, सही है, कैंसर बढ़ रहा है या हार्ट डिजीजेस बढ़ रहे हैं, तो कोका कोला हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. मतलब कोका कोला ने एक ऐसा एड भी लॉन्च करा था जिसमें वो बता रहा है कि भाई यूएसए में हम लोग ये कोका कोला बेच रहे हैं और हमारे जो प्रोडक्ट हैं, सही है, बेसिकली उसके अंदर ये खराबी है, सही है, ये ओबेसिटी वगैरह ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम ऐसे प्रोग्राम्स को भी फंड्स कर रहे हैं, सही है, जो कि जो है वो ऐसे हॉस्पिटल्स को भी फंड कर रहे हैं जो कि जो है वो इनका इलाज करवा रहे हैं. तो मतलब बीमारी भी खुद बनाओ और इलाज भी खुद ही उनको फंड करो. तो दैट इज द CSR ऑब्जेक्टिव दैट दे आर डूइंग. तो इसी तरह जैसे अब फॉर एग्जांपल हमारे सपोज लेदर फैक्ट्रीज हैं. अब लेदर फैक्ट्रीज के सबसे ज्यादा जो है वो पोल्यूशन लेदर फैक्ट्रीज क्रिएट करती हैं, पानी खराब करती हैं, आपका स्मोक जो है वो पोल्यूट करती हैं. लेकिन लेदर फैक्ट्रीज जो है वो इन्वेस्ट कर देती हैं कि भाई चलो ट्री प्लांटेशन ड्राइव में इन्वेस्ट कर दिया और पानी को साफ करने के लिए प्लांट्स वगैरह लगा दिए. तो इस तरीके से जो है वो क्या कर रही है, CSR एज एन ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं. तो CSR इज बेसिकली कि जब आप सोसाइटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी के लिए जो है वो सोचते हो और अपने ऑब्जेक्टिव्स को उस तरफ लेकर जाते हो कि टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. जैसे KFC है, तो KFC सोसाइटी के अंदर जो है वो फ्राइड चिकन तो सेल कर रहा है, सही है, तो फ्राइड खाना है जिसकी वजह से लोगों पे बेस होंगे, लेकिन ऑल्सो CSR एक्टिविटी भी वो करता है, दैट इज कि वो डेफ एंड डम्ब पीपल को जो है वो एम्प्लॉयमेंट देता है, उनकी ट्रेनिंग करवाता है, उनको भी जो है वो काम दे रहा है ताकि वो लोग भी कमाएं अपने घर वालों के लिए. तो दैट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर उसके बाद मार्केट शेयर की कैलकुलेशन है. मार्केट शेयर की कैलकुलेशन आप लोग को आती है, सही है, दैट इज द परसेंट द सेल्स ऑफ द बिजनेस डिवाइड बाय सेल्स ऑफ द इंडस्ट्री मल्टीप्लाई बाय 100. दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द मार्केट शेयर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू इंक्रीज द मार्केट शेयर. ठीक है, तो कैलकुलेशन आपकी पेपर 2 के अंदर आती है. तो हम लोग इंशाल्लाह कैलकुलेशन वाली भी जो है वो एक क्लास रखेंगे और उसके अंदर पेपर 2 का हम लोग सारी कैलकुलेशन वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे.
नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग that is the factors affecting business objectives. ठीक है, now what are the factors that affect the business objective, कि आप कौन सा objective set करोगे as a private sector business, which factor you are going to achieve, it depends on the public sector or the private sector. आपके business की ownership क्या है, आपका business जो है वो public sector own करता है या private sector own करता है. एक और चीज है इसके अंदर, that is basically के जो objectives होते हैं आपके, objectives of public sector, पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस. अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस होते हैं आपके वो बिजनेसेस जो कि गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं. और गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कंज्यूमर्स को वेलफेयर पहुंचाया जाए. कंज्यूमर्स वेलफेयर हो कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस वो क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए कंज्यूमर्स का वेलफेयर होना चाहिए कि कंज्यूमर्स को वो बेनिफिट पहुंचाएं. फिर उसके बाद सोसाइटी को वो बेनिफिट पहुंचाएं, दैट इज सोसाइटी में वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें. पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस जो कि गवर्नमेंट ओन बिजनेस होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिलें. सही है, तो यूजुअली पब्लिक सेक्टर सर बिजनेसेस के पब्लिक भी ये सेक्टर की कोई एग्जांपल है? ऑब्जेक्टिव है. भाई आपका पीआईए हो गया, पीआईए में 350 पायलट्स की जरूरत है लेकिन रखे हुए उन्होंने 700 हैं, क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन तो कर रहे हैं. तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस जो हैं आपके वो सोसाइटी को वेलफेयर पहुंचाते हैं, कंज्यूमर्स को वेलफेयर पहुंचाते हैं, कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे के इलेक्ट्रिक है, सुई सदर्न गैस है. सही है, ये सारे बिजनेसेस जो है वो क्या कर रहे हैं, आपका गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस है और इनका ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज उतना करो जितना गवर्नमेंट का टारगेट है. वो भी नहीं कर रहे होते, कभी कभार लॉस मेकिंग फर्म्स भी ये लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं ताकि लोगों को फायदा हो. जैसे के इलेक्ट्रिक है, अब के इलेक्ट्रिक जो है वो इतना जो है वो प्रॉफिट करती है कि जो कि गवर्नमेंट का टारगेट है. सही है, तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बिजनेस में यही फर्क होता है कि आपकी ओनरशिप क्या है. जाहिर सी बात है, अगर आप एक पब्लिक सेक्टर बिजनेस ओन करते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सोसाइटी को वेलफेयर पहुंचाना, कंज्यूमर्स को वेलफेयर पहुंचाना. लेकिन अगर एक प्राइवेट सेक्टर बिजनेस होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ग्रोथ करना बिजनेस की, मार्केट शेयर बढ़ाना, ये सारी चीज. सर तो फिर के उसके बाद इलेक्ट्रिक क्या है? गवर्नमेंट वोट, सेमी, अब तो सेमी गवर्नमेंट हो गया. कुछ डिपार्टमेंट्स आपके जो है वो उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिए हैं. सही है, और कुछ डिपार्टमेंट जो है वो अभी भी गवर्नमेंट के पास है. फिर उसके बाद सेकंड है आपका बिजनेस कल्चर. अब बिजनेस कल्चर जो है वो बेसिकली आपको क्या होता है कि आपके जो मैनेजर्स हैं, आपके जो ओनर्स हैं, वो किस तरीके का कल्चर है उनका, और उसी हिसाब से वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है, सही है, वो बोलता है कि यार भाड़ में जाए सोसाइटी, हमें सोसाइटी का कोई लेने देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. सही है, तो वो क्या ऑब्जेक्टिव सेट करेगा अपना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. लेकिन एक ऐसा मैनेजर जिसको सोसाइटी का भी ख्याल है, सही है, कि यार हम लोग जो काम कर रहे हैं वो गलत है, जो पोल्यूशन हम कर रहे हैं वो गलत है, तो हम सोसाइटी को कुछ एक बेनिफिट, कुछ एक वेलफेयर भी दे सके. तो अगर इस तरीके का मैनेजर होगा तो फिर वो ऑब्जेक्टिव अपना सेट करेगा एज सीएसआर. तो बिजनेस का कल्चर इज डिफाइंड बाय द पीपल दैट आर देयर इन द बिजनेस, कि कैसे लोग काम कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर. तो अगर बिजनेस के जो है वो मैनेजर्स काफी अच्छे हैं, वो सोसाइटी का भी ख्याल कर रहे हैं, तो फिर उनका ऑब्जेक्टिव होगा एज अ सीएसआर. लेकिन अगर वो बिल्कुल बोलेंगे सोसाइटी को, सही है, जो है वो आप कंसिडर नहीं करें, तो उसकी वजह से फिर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे. फिर उसके बाद है साइज एंड लीगल फॉर्म ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस का साइज कितना है. लार्ज बिजनेसेस ऑफन सेट देयर ऑब्जेक्टिव एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ग्रोथ. स्मॉल बिजनेसेस यूजुअली सेट देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग और सर्वाइवल. तो बिजनेस का साइज डिपेंड करता है कि बिजनेस अगर लार्ज है तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और ग्रोथ की तरफ जाएगा. बिजनेस अगर स्मॉल है तो वो भी ग्रोथ एज एन ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग सेट करेगा और सर्वाइवल भी सेट करेगा. एंड द लीगल फॉर्म ऑफ द बिजनेस. अब लीगल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वेदर इट इज अ सोल ट्रेडर पार्टनरशिप और अ प्राइवेट लिमिटेड और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. सही है, तो ये भी डिपेंड करता है कि सोल ट्रेडर पार्टनरशिप है तो उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होगा. यूजुअली एक स्मॉलर बिजनेस होते हैं सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, तो उनका क्योंकि बिजनेस स्मॉल है तो दे माइट बी अर्निंग और गोइंग फॉर अ प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग ऑब्जेक्टिव. वेयर एज प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो है वो मार्केट शेयर बढ़ाना और बिजनेस ग्रोथ करना, ये ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं.
देन द नंबर ऑफ ईयर्स इन ऑपरेशन, कितने सालों से बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस नया है, तो बिजनेस नया है तो यूजुअली वो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेगा टुवर्ड्स सर्वाइवल। लेकिन अगर बिजनेस काफी पुराना हो चुका है तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट शेयर इंक्रीज करना, या ग्रोथ करना, या सीएसआर सेट करना। सो इट डिपेंड्स कि कितने सालों से बिजनेस जो है वो मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहा है, तो उसी हिसाब से फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हो। Then we have the fifth objective, that is the ethical consideration in the society. कि सोसाइटी के अंदर जो है वो कितनी एथिकल कंसिडरेशन हो रही है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे एथिकल कंसिडरेशन जीरो है। वहाँ पे ना लोग एथिकल हैं, ना ही वहाँ के बिजनेसेस एथिकल हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप देखें, अब जैसे एक पठान का चाय का होटल है, सही है, एथिकल कंसिडरेशन क्या है कि वो अपनी हदूद में सारी कुर्सियां रखे हैं, सारे टेबल रखे हैं, सारे चेयर्स रखे हैं, लोग उसके एरिया में आके उसके शॉप के अंदर बैठ रहे हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, बाहर तक जो है वो उन्होंने रोड वोड ब्लॉक करे हुए हैं, बाहर तक जो है वो चेयर्स वगैरह लगाई हुई है कि बाहर तक उनकी जगह है। सो दिस इज नॉट एथिकल कंसिडरेशन। सही है कि बेसिकली आपके जो बिजनेसेस हैं वो एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे। उसके साथ साथ आपके जो वो हैं अपना कंज्यूमर्स हैं, इवन दे आर नॉट टेलिंग देम और दे आर नॉट फोकसिंग देम, क्योंकि उनको भी पता है कि यार क्या करेंगे, तो वो लोग भी जो है वो कुछ नहीं बोल रहे। तो दे आर ऑल्सो नॉट कंसिडरिंग द एथिक्स ऑफ द सोसाइटी के यार सोसाइटी में अगर आप रह रहे हो तो आपको जो है वो बोलना है। अब जैसे रमजान है, अब रमजानों में फ्रूट आप देखें जो है वो कितना महंगा हो जाता है। तो बेसिकली आपके जितने भी ये फ्रूट सेलर्स हैं, सही है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एथिकल कंसिडरेशन कर रहे हैं, नहीं भाई लेना है तो लो, नहीं लेना नहीं लो, उनके कस्टमर्स बहुत हैं, सही है। तो और आपको मजबूरन शायद देना भी पड़े। तो अभी कुछ दिनों बाद देखना, अभी वो आ जाएगा जेडीसी वाला, बोलेगा भाई बॉयकॉट करो, फ्रूट नहीं खरीदो। ये सारी चीजें एथिकल कंसिडरेशन नहीं है इन लोगों को, सही है। ये लोग सोसाइटी में जो है वो तो इतना महंगा बेच रहे हैं, एक आम आदमी जो है वो कैसे इसको खरीद पाएगा। ठीक है। तो एथिकल कंसिडरेशन उस पर्टिकुलर बंदे को है, जेडीसी वाले को, तभी वो आके लोगों में जो है वो एक वो जगाएगा कि भाई आप जो है वो ये चीजें नहीं खरीदें, बॉयकॉट करें, सही है। और उसके बहुत सारे लोग मानेंगे भी, और बहुत सारे लोग बोलेंगे अबे जाओ यार क्या करना है, कोई सुनता नहीं है इस मुल्क में। तो इस तरीके से भी लोग होते हैं। तो अगेन एथिकल कंसिडरेशन इन द सोसाइटी देखी जाती है। अगर एथिकल कंसिडरेशन होती है पाकिस्तान के अंदर तो फिर उसके आवाज पे या लोगों की आवाज पे कोई एक्शन उठाया जाता, सही है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एथिकल कंसिडरेशन नहीं है, तो यहाँ पे बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। वो चाहे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, वो चाहे तो ग्रोथ करें, उनको कोई कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। और ये फैक्टर्स जो है वो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं बिफोर डिसाइडिंग व्हाट ऑब्जेक्टिव्स टू सेट इन द मार्केट। ठीक है। फिर उसके बाद द रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एम्स, मिशन स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स। अब ये वाला जो है वो कॉन्सेप्ट है आपके के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट करना जो है वो आपका काम नहीं होता। ऑब्जेक्टिव किस तरीके से सेट होते हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से वो डिवाइड होते हैं, तो वो चीज़ भी आपको समझ समझ में आनी चाहिए। सो हम लोग ने बेसिकली सीएसआर के बारे में डिस्कस करा। अच्छा एक और चीज़ है, दैट इज द ट्रिपल बॉटम लाइन, सही है। ये चीज क्या है ट्रिपल बॉटम लाइन, इसको भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब यूजुअली क्या होता है कि बिजनेस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देर आर ऑल्सो सोशल एंटरप्राइजेस, सही है। सोशल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, ये प्राइवेटली ओन्ड इदारे होते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है कि सोसाइटी को हेल्प करना। तो इनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनको हम कहते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन ऑब्जेक्टिव्स। और ट्रिपल बॉटम लाइन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि दे आर वर्किंग फॉर द इकोनॉमिक वेलफेयर, for the social welfare and for the environmental welfare। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, जेडीसी, ये एक सोशल एंटरप्राइज है जो कि इकोनॉमिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर और एनवायरमेंटल वेलफेयर, इन तीनों का ऑब्जेक्टिव सेट करती है। लोगों को खाना खिलाती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, लोगों को बिजनेस सेटअप करके देती है, सोसाइटी में प्लांटेशन ड्राइव्स कराती है ताकि एनवायरनमेंट जो है वो आपका बेहतर हो, एनवायरनमेंट जो है वो सेफ हो। फिर ये जो है वो इनके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो ये ट्रिपल बॉटम लाइन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो यूजुअली इनका काम होता है कि ये तीन चीजें अचीव करनी है, अपना प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत करना है और साथ ही साथ ये तीनों चीजों को भी जो है वो देखना है। सो दीज आर नोन एज ट्रिपल बॉटम लाइन ऑब्जेक्टिव, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मिशन स्टेटमेंट, एम्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स।
अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो गए, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो गए कि भाई कितने तरीके के आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, पब्लिक सेक्टर क्या ऑब्जेक्टिव सेट करता है, प्राइवेट सेक्टर क्या ऑब्जेक्टिव सेट करता है, और सोशल एंटरप्राइज क्या ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। फिर हमने फैक्टर्स पढ़े कि फैक्टर्स जो है वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को कैसे अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन एम्स, मिशन स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव। अब देखें बिजनेस जो है, जब वो ऑपरेट करता है ना, जब वो स्टार्टअप लेता है बिजनेस, तो पहले सबसे पहले जो वो चीज सेट करता है वो करता है अपना एम को सेट। एम क्या होता है? एम आर द वेरी लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। आपके एम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टू बिकम द लार्जेस्ट सेल फोन मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान। लेट्स सपोज आप कोई सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग फर्म खोलते हैं, तो दैट इज योर एम कि भाई आपको जो है वो ये चीज अचीव करनी है, यू हैव टू बिकम द लार्जेस्ट इन पाकिस्तान। ठीक है। तो ये, अब जैसे बचपन में आपका ख्वाब होगा भी मुझे पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सो दैट इज योर एम, कि आप जो है वो एम सेट करते हो। ठीक है। फिर आप जो है वो एम लोगों को बताते हो, अपने स्टेक होल्डर्स को बताते हो, वो लोग जो आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो जाहिर सी बात है उसको आपको एक स्टेटमेंट में बताना होगा, सो दैट स्टेटमेंट इज नोन एज अ मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट डिफाइंस योर एम्स। सही है, कि आपका जो एम है वो क्या है, उसको आप डिफाइन करते हो। सही है। फॉर एग्जांपल यू सेट ऑब्जेक्टिव टू बिकम अ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, तो ये जो आप स्टेटमेंट जो कह रहे हो, टू बिकम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और द ग्लोबल लीडिंग ब्रांड, तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी मिशन स्टेटमेंट है, जिसमें आप अपने स्टेक होल्डर्स को अपना मिशन बता रहे हो कि भाई हमारा ये एम है, ये मिशन है जो हमें अचीव करना है। तो आफ्टर सेटिंग अप द एम, अब उस एम को कैसे अचीव करोगे, आप क्या करते हो, आप अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव सेट करना शुरू कर देते हो। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि भाई पहले साल में क्या करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, तीसरे साल में क्या ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे कि आप अगर लेट्स सपोज आपको डॉक्टर बनना है, तो मैट्रिक में आपकी क्या स्टडी हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कैसे करना है, तो मतलब हर एक ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हो। मैट्रिक इस कॉलेज से पढ़ना है, इंटर इस कॉलेज से करना है, यूनिवर्सिटी इस कॉलेज से करनी है। सो स्टेप बाय स्टेप यू हैव सेट योर ऑब्जेक्टिव्स। तो इसी तरह अगर आपको एक ग्लोबल ब्रांड बनना है सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग का, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जैसे पहले साल में आपने सरवाइव करना है एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, दूसरे साल में एक्सपैंड करना है, तीसरे साल में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। सो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स अभी हमने पढ़े ऊपर प्राइवेट सेक्टर बिजनेस के, यूजुअली वही आपके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। सो दीज आर द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स दैट द बिजनेस वांट टू अचीव, कि ये एक साल दो साल में ये अचीव करने की कोशिश करती है। फिर इन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को हम डिवाइड करते हैं इनटू डिविजनल ऑब्जेक्टिव्स। अब जाहिर सी बात है कुछ बिजनेस इतने एक्सपैंड होते हैं कि उनके डिविजन बने होते हैं। तो कोका कोला का एक, तो बेसिकली पाकिस्तान के डिवीजन का अपना ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि कोका कोला का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रहा होगा। अब इंडिया का भी एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि कोका कोला का ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करेगा। जैसे कोका कोला अगर अपना ऑब्जेक्टिव सेट करती है कि प्रॉफिटेबिलिटी हमें 10% से बनानी, तो आपका पाकिस्तान की डिवीजन का और इंडिया की डिवीजन का, दोनों का जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होगा। अगर ये लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे तभी कोका कोला का जो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो अचीव होगा। तो अक्सर बिजनेसेस जो है वो डिविजन्स के हिसाब से डिवाइडेड होते हैं, तो डिविजनल ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हो। और अगर आपके डिविजन्स नहीं बने हुए, सही है, तो फिर आप डायरेक्टली क्या करते हो, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। अब बिजनेस में हमने जैसे क्लासेस में भी डिस्कस करा है कि बिजनेस में यूजुअली जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो चार फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, दैट इज द फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है। ये वैसे तो बहुत सारे होते हैं और भी, लेकिन मैंने अभी ये चार फंक्शन आपके, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ये चार फंक्शन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं आपके। और हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा, एचआर डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा, और हर कोई अपने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करता है, ताकि आपका ये कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सेल्स बढ़ानी पड़ेगी। सही है। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट जो बना रहा है वो कम कॉस्ट में बनाए, ताकि कॉस्ट कम हो, आपका रेवेन्यू ज्यादा हो। सही है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये मेक श्योर करना है कि बिजनेस के पास पैसे हों, कि वो अपने खर्चे सारे पे ऑफ कर सके, और कम से कम खर्चों चीजों पे खर्चा हो। तो फाइनेंसेस मैनेज करने का अपना ऑब्जेक्टिव होगा। तो ओवरऑल हर एक डिपार्टमेंट जब अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा, तो अल्टीमेटली बिजनेस का जो ये ऑब्जेक्टिव है, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, वो अचीव हो जाएगा। और ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट के अंदर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज होते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल का टारगेट होगा। तो अगर हर एक इंडिविजुअल काम करेगा, मतलब द एम्प्लॉयज
दैट आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर हर एक इंडिविजुअल अपना काम करेगा सही से, तो बिजनेस अपने डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव अचीव करेगी। अब जब डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे तो डिविजनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे, और डिविजनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे तो अल्टीमेटली आपका कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। और जब बहुत सारे साल गुजर जाएंगे और आप अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स लगातार अपने अचीव करते रहोगे, सो यू विल बी एट लास्ट अचीविंग योर एम। तो ये बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से आपने जो है वो कोई भी लॉन्ग रन एक्टिविटी अचीव करनी है, और उस लॉन्ग रन को आप एक्टिविटी को अचीव करने के लिए आप अपने डेली टारगेट्स तक सेट कर रहे हो, ताकि वो लॉन्ग रन एक्टिविटी अचीव हो जाए। तो अगर बिजनेस को अपना एम अचीव करना है तो वो क्या करेगा, वो पहले कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव सेट करेगा। अगर बिजनेस के अंदर डिविजन्स हैं तो फिर वो डिविजनल ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, लेकिन नहीं है तो फिर वो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, एंड देन इट विल गो फॉर इंडिविजुअल टारगेट्स। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता क्या है? एमबीओ मींस दैट व्हेन द बिजनेस डिवाइड इट्स एम्स इनटू कॉर्पोरेट, डिपार्टमेंटल, डिविजनल एंड इंडिविजुअल टारगेट्स। ठीक है, तो बेसिकली आपका एम डिवाइड करा उसको कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव में, फिर डिविजन्स में, फिर डिपार्टमेंट में, एंड देन इंडिविजुअल टारगेट्स। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हमने जब क्लासेस में हम लोग जब अपना कंप्लीट कर रहे थे चैप्टर्स, तो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हमने एक एक उसके अंदर पढ़े। जैसे मार्केटिंग का अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स थे, एचआर के अपने ऑब्जेक्टिव्स थे, फाइनेंस के अपने ऑब्जेक्टिव्स थे। तो वी हैव डिस्कस दीज डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, और अल्टीमेटली जब ये डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं तो आपका कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव भी अचीव होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने डिस्कस की हुई है। लेट्स सपोज सेलफोन मैन्युफैक्चरर है, सही है, जैसे एप्पल की, सैमसंग की, आप अगर दिमाग में अपनी एक इमेज क्रिएट करें तो उसका एम क्या होगा? टू बिकम द लार्जेस्ट ग्लोबल सेलफोन ब्रांड। मिशन स्टेटमेंट उसने जो है वो बना दिया भाई के टू, अपना मिशन स्टेटमेंट इसने लिख दिया और बता दिया अपने स्टेक होल्डर्स को, टू मैन्युफैक्चर हाईएस्ट क्वालिटी फोन्स विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव सेट करा इसने सर्वाइवल। अब क्योंकि ये लेट्स सपोज एक ही कंट्री में अभी खुला है तो उसके अभी डिपार्टमेंट्स हैं सिर्फ, तो डिपार्टमेंट्स में आपके 4 डिपार्टमेंट आ गए, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशंस। तो सर्वाइवल को अगर अचीव करना है तो मार्केटिंग को क्या करना पड़ेगा? ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, सेल्स इंक्रीज करनी पड़ेगी। एचआर को क्या करना पड़ेगा? स्किल्ड लेबर हायर करना पड़ेगा, इनोवेटिव मैनेजर्स हायर करने पड़ेंगे। फाइनेंस को क्या करना पड़ेगा? अपने बजट्स बनाने पड़ेंगे और कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। ऑपरेशंस को क्या करना पड़ेगा? टू यूज द बेस्ट प्रोडक्शन मेथड्स एंड बाय द लेटेस्ट इक्विपमेंट। और फिर इन सारे डिपार्टमेंट्स में जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे होंगे, एम्प्लॉयज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, इनके सारे के इंडिविजुअल टारगेट्स दिए जाएंगे। जैसे इंक्रीज सेल्स हैं तो मार्केटिंग में जो सेल्स के एम्प्लॉयज होंगे उनका एक एक बंदे का एक एक टारगेट होगा कि भाई आपने 100 यूनिट्स बेचने हैं, आपको 200 यूनिट्स बेचने हैं। तो हर एक बंदा जब अपना इंडिविजुअल टारगेट अचीव करेगा तो अल्टीमेटली डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। जब डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो मिशन स्टेट में आपका जो एम है वो अचीव होगा। ऑलराइट, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ द ऑब्जेक्टिव्स आर डिवाइडेड। फिर उसके बाद सर ये वाला वापस से समझाइए। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर क्या? सर ये ऊपर वाला। भाई एम, यही ना, ये ट्रायंगल। यस सर। अभी तो पूरी कहानी समझाई ही है कि भाई आपका एम होता सर है। इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला। ये तो एग्जांपल दिया ना मैंने, लेट्स सपोज एक सेलफोन मैन्युफैक्चरर है, तो सेलफोन मैन्युफैक्चरर का जो एम होगा वो क्या होगा? ये पढ़ो तुम, लार्जेस्ट ग्लोबल सेलफोन ब्रांड बनना है, सही है। तो उसने अपना मिशन स्टेटमेंट बनाया, लोगों को बताया कि भाई हम लोग इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव अपना अचीव करेंगे, ये एम अपना अचीव करेंगे। उसने फिर क्या करा? एम को डिवाइड करा, सबसे पहले कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव सेट करा कि पहले साल हमें सर्वाइवल करना है। सर्वाइवल करना है तो सर्वाइवल करने के लिए आपके डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव सेट होंगे कि हर एक डिपार्टमेंट जो है वो किस तरीके से ये सर्वाइवल अचीव करेगा। तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। मार्केटिंग का ये ऑब्जेक्टिव है, एचआर के ये ऑब्जेक्टिव है, सर समझ गया। फाइनेंस का ये ऑब्जेक्टिव है, ऑपरेशन का ये ऑब्जेक्टिव है। और फिर इसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उनके लिए भी टारगेट सेटिंग होगी कि भाई जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, उनके लिए भी जो है वो उनको भी इंडिविजुअल टारगेट्स दिए जाएंगे, और वो लोग भी अपने टारगेट जब अचीव करेंगे तो अल्टीमेटली आपका सारी चीजें अचीव होती रहेंगी, एंड इन द लॉन्ग रन आप एम अचीव कर लोगे अपना। फिर अब जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हो तो हर एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप क्या बनाते हो? स्ट्रेटजीज बनाते हो, सही है। तो स्ट्रेटजीज क्या होती है? स्ट्रेटजीज आर अ प्लान ऑफ एक्शन फॉलोड बाय द बिजनेस टू अचीव इट्स गोल। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि भाई अगर हमारा टारगेट है कि ये 30 दिन में हमें जो है वो रिवीजन करना है, तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव
और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है हमने कि भाई हम इतने बजे से इतने बजे क्लास रखेंगे। हर एक क्लास में हम हमारा टारगेट होगा एक चैप्टर कंप्लीट करना। सही है। और फिर रोजाना के हिसाब से हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी मौजूद हैं। तो मतलब ये रिसोर्सेज, नोट्स वगैरह, जूम, इंटरनेट, ये सारे रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं। और इसको यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे। तो इसी तरह बिजनेसेस भी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस का टारगेट है सर्वाइवल, या बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, तो सर्वाइवल कैसे होगा, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी। अब जैसे कि यहाँ पे मार्केटिंग का हमने बताया भाई, क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस एंड इंक्रीज सेल्स, दिस इज व्हाट स्ट्रेटेजी इज। स्किल लेबर हायर करना है, इनोवेटिव मैनेजर करना है, फाइनेंस को बताना है कि भाई ये करना है आपने, ऑपरेशंस का अपने काम है। तो ये सारी क्या है, स्ट्रेटेजीज है कि हम लोग क्या काम करेंगे टू अचीव दिस पर्टिकुलर गोल। और जैसे कि हमने अभी बात करी कि भाई बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को आप डिवाइड करते हो इनटू डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड देन इंडिविजुअल टारगेट्स। तो इसी तरह स्ट्रैटेजीज को भी आप डिवाइड करते हो। स्ट्रैटेजी एक प्लान ऑफ एक्शन कि भाई हमें सर्वाइवल करना है, सर्वाइवल करने के लिए हमें क्या करना होगा। और फिर उसके बाद जब स्ट्रैटेजी आपने बना ली, तो आपके डेली टारगेट्स होंगे कि आप डेली जो इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, एम्प्लॉयज आ रहे हैं, उनको क्या डेली टारगेट्स दोगे। सो दैट इज नोन एज टैक्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अब डेली क्लास रखेंगे। सही है, 11 से 12 हमारी क्लास का टाइम है। डेली हम लोग कोई ना कोई एक टॉपिक कर रहे होंगे, डेली हमारी कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होगी। तो वो जो डेली एक्टिविटीज है हमारी, दैट इज बेसिकली द टैक्टिक्स। सो दीज आर द शॉर्ट एंड प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव द इंडिविजुअल टास्क। तो हम लोग अपने अपने जो एक एक चैप्टर है, जब वो कंप्लीट करते रहेंगे, दैट इज बेसिकली टैक्टिक्स। और जब हम लोग टैक्टिक्स अपने इम्प्लीमेंट करते रहेंगे प्रॉपर्ली, सक्सेसफुली हमारी टैक्टिक इम्प्लीमेंट होती रहेगी, तो हमारी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होगी। और जब हमारी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होगी, सो वी विल बी अचीविंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। So this is the relationship between business objectives, strategies and tactics. That के business objective को set achieve करने के लिए आप क्या बनाते हो, strategy बनाते हो। business objective को आप divide करते हो into individual targets, और individual targets को अचीव करने के लिए आप क्या बनाते हो, टैक्टिक्स बनाते हो। टैक्टिक्स कैसे बनाते हो, बाय डिवाइडिंग द स्ट्रैटेजीज इनटू डेली शॉर्ट गोल्स। डेली शॉर्ट गोल्स आप जब अचीव करोगे तो आपका स्ट्रैटेजी अचीव हो जाएगी। तो रोजाना एम्प्लॉयज को आके जो काम करना है आप वो बताओ, दैट इज टैक्टिक्स। जब रोजाना एम्प्लॉय आके वो काम करेगा, क्या करेगा, वो अचीव स्ट्रैटेजी। एंड ऑल्सो देर इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स दीज स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स, दैट इज द बजट। पैसा भी तो देखना है। सही है। बजट भी आपके पास होना चाहिए कि आप विद इन द बजट ये स्ट्रैटेजी अचीव करो। एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज अगर आपने सेल्स इंक्रीज करनी है, तो सेल्स इंक्रीज करने का एक तरीका है कि भाई उसकी प्रमोशन बढ़ा दो। प्रमोशन इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली सेल इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जानेंगे। लेकिन प्रमोशन बनाने के पैसे होने चाहिए आपके पास। सही है। अब प्रमोशन अगर आपने बढ़ानी है, तो प्रमोशन बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है आपका ऐड बनेगा, आपका सोशल मीडिया, टीवी चैनल वगैरह पे ऐड जो है वो चलेगा। तो आपका जो बजट है उस हिसाब से आपने स्ट्रेटेजीज अपनी बनानी पड़ेगी। कि ऐसा नहीं है कि प्रमोशन में आप जो है वो शाहरुख खान को लेकर आ गए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, नहीं। आपका बजट अगर 10 लाख का है, तो उस 10 लाख में आपने प्रमोशन बना लिया। आपका 20 लाख है, तो योर स्ट्रैटेजीज आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज द बजट। आप जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इट शुड बी विद इन द बजट। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बिजनेस, आपने एक बिजनेस खोला और आप फिर दुनिया भर में वो बिजनेस को एक्सपैंड करोगे, नहीं। आप एक्सपेंशन करते हो अपने बजट के हिसाब से कि यार मेरे पास अभी इतने पैसे हैं, तो मैं एक और शॉप एक नए एरिया में खोल सकता हूँ, तो मैं वहां जाके खोलूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं जो हूँ वो दुनिया भर में अपनी दुकानें खोल दूँ, नहीं। आप एक्सपेंशन करते हो अकॉर्डिंग टू योर बजट। सो बजट भी आपको देखना पड़ता है इन ऑर्डर टू अचीव द स्ट्रैटेजीज। ठीक है। तो ये आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी और बजट का लिंक होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं ऑन द स्ट्रेटेजिक डिसीजन फ्रेमवर्क। अब बेसिकली आप जो ये स्ट्रैटेजीज बनाते हो, इसका फ्रेमवर्क क्या होता है, लाइक हाउ आर यू क्रिएटिंग दीज स्ट्रैटेजीज। मतलब मैं अगर एक स्ट्रैटेजी बनाऊं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो मैं किस तरीके से स्ट्रैटेजी को डिवाइस करूंगा, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करना है। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दैट स्टेज वन यू सेट योर स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकेंडली यू असेस एंड क्लैरिफाई द प्रॉब्लम, कि बेसिकली आपको वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या हर्डल्स फेस हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं। स्टेज थ्री, गैदर डेटा अबाउट द प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू इट। उस प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डेटा लेकर आओ। सही है, ज्यादा से ज्यादा डेटा
कलेक्ट करो और उसके सॉल्यूशंस बनाओ। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ईच सॉल्यूशन ऑन द ऑब्जेक्टिव, कि अगर आप जो भी सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करोगे उसका ऑब्जेक्टिव पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देन यू सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, कि ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमारे पास ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, ये बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी है, उसको आप सेलेक्ट करते हो, दैट इज मेकिंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजन। यू इम्प्लीमेंट द डिसीजन, आप सारी चीजें इम्प्लीमेंट करते हो और उसको एग्जीक्यूट करते हो अपनी स्ट्रैटेजी को। एंड देन यू कंट्रोल एंड रिव्यू द डिसीजन अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव, कि आप देखते हो कि क्या आपका टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अब देखें, अब ये मैंने ऑब्जेक्टिव सेट करा क्या कि भाई 30 डेज में आपको जो है वो पूरा सिलेबस खत्म या रिवाइज कराना, ठीक है, दैट इज द स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। असेस एंड क्लैरिफाई द प्रॉब्लम, अब मैंने क्या करा, मैंने जो है वो हर्डल्स अपने देखे कि यार मैं जो हूँ 30 डेज का तो बोला हूँ, लेकिन 30 डेज में क्या बच्चे जो है वो रिविजन करेंगे, क्या बच्चे जो है वो खुद से भी अपना टाइम देंगे, सिर्फ मेरी क्लास के बाद मेरी क्लास लेके जो है वो उनको चीजें तो दोबारा रिकॉल हो जाएंगी, लेकिन क्या वो सेल्फ स्टडी करेंगे। तो ये भी एक कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उस सारी से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करूंगा। और आफ्टर आइडेंटिफाइंग दीज प्रॉब्लम्स आई एम आल्सो क्रिएटिंग अ सॉल्यूशन, मैं कर सकता हूँ कि मैं बच्चों को जो है वो कोई टॉपिकल सवाल दे दूं, ताकि मुझे ये हो कि बच्चा जो है वो मेरे अलावा भी घर में बैठ के कर रहा है, टॉपिकल सॉल्व कर रहा है, ताकि उसका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और इसके साथ साथ जो है वो मैं बच्चे का कोई क्विज रख सकता हूँ, कोई टेस्ट ले सकता हूँ। तो मतलब ये सारी चीजें जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रॉब्लम जो हर्डल आएंगे मुझे उसका सॉल्यूशन क्रिएट कर रहा हूँ। और हर एक का इम्पैक्ट कर रहा हूँ कि यार अगर मैं टेस्ट लेने गया तो टेस्ट लेने में काफी लंबी हो जाएगी, फिर बच्चे बहुत सारे सीरियस नहीं होते टेस्ट देते हुए, सही है, वो आएंगे नहीं, छुट्टी कर लेंगे, ये सारी चीजें कर लेंगे, तो टेस्ट लेना शायद इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर मैं बच्चों को खुद जो है वो अगर बच्चा अपने लिए सीरियस है तो वो सिंसियरिटी से टॉपिकल क्वेश्चन तो कर लेगा, सही है, घर पे बैठ के आराम से वो टॉपिकल क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकता है कि टेस्ट का प्रेशर नहीं होगा, और वो आराम से सोच समझ के टॉपिकल क्वेश्चन, तो मैं टॉपिकल क्वेश्चन दे देता हूँ बच्चों को फॉर होमवर्क, ताकि वो जो जो भी रिकॉल हो रही है चीज वो उनको याद रहे और वो खुद से पढ़ के जो है वो आंसर लिख के मुझे दिखा दे। तो दैट इज द सॉल्यूशन दैट आई थॉट। और फिर मैं उसको डिसाइड करूंगा कि दो मेरे पास स्ट्रैटेजीज थी, या तो मैं टेस्ट लूं या तो मैं टॉपिकल क्वेश्चन दूं, मैंने डिसाइड करा टॉपिकल क्वेश्चन देना है। तो दैट इज द स्ट्रेटेजिक डिसीजन दैट आई हैव मेड। अब मैं टॉपिकल क्वेश्चन आप लोग को दूंगा, आप लोग को लिखवाऊंगा क्वेश्चन, या आप लोग को ऑलरेडी मैंने जो बुकलेट शेयर करी हुई है, रिसोर्स दिया हुआ है आपको, वो रिसोर्स आप इस्तेमाल करें। सो दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन। और फिर मैं आपको एक टाइम लिमिट दूंगा कि भाई 2 दिन बाद मैं आपने यहाँ आंसर चेक करूंगा। तो 2 दिन बाद मैं देखूंगा कि कितने बच्चों ने जो है वो अब मुझे सबमिशन कराई है या नहीं कराई। तो जितने ज्यादा बच्चों ने सबमिशन कराई है, सो दैट मीन्स कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया। और जितने कम बच्चे सबमिट कराएंगे, दैट मीन्स कि मेरा टारगेट या मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। तो आई विल बी देन मूविंग अगेन, एंड मैं जो है वो कुछ और चीज करूंगा, कुछ और अपनी चेंजेस करूंगा स्ट्रैटेजी में, ताकि मैं वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकूं। सो दिस इज हाउ द स्ट्रेटेजिक डिसीजन फ्रेमवर्क वर्क्स। आप लोग कोई भी अपनी जिंदगी में डिसीजन लेते हैं, सही है, तो हर एक डिसीजन के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उन मल्टीपल ऑप्शंस के मल्टीपल इम्पैक्ट्स होते हैं। तो आप कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन जब लेते हो उसको हम कहते हैं मेकिंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजन। आप जब वो डिसीजन लेके उसको इम्प्लीमेंट करते हो डिसीजन को, और जब वो आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, तो देन यू क्रिएट एंड रिव्यू द प्रोसेस के बेसिकली क्या वो ऑब्जेक्टिव, क्या वो डिसीजन जो आपने लिया था वो सही था या गलत था। तो बेसिकली दिस इज हाउ स्ट्रेटेजिक डिसीजन फ्रेमवर्क वर्क्स। और स्ट्रेटजीज इसी तरीके से बनती है। ऑब्जेक्टिव सेट करा, मल्टीपल स्ट्रेटजीज बनाई, बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी सेलेक्ट करा, उसको इम्प्लीमेंट करा, और फिर देखा कि क्या वो चीज ऑब्जेक्टिव अचीव हो गई या नहीं हो गई। सो दिस इज हाउ स्ट्रेटेजिक डिसीजन फ्रेमवर्क वर्क्स। तो ये एक कॉन्सेप्ट था आपका कि आपकी स्ट्रेटजीज जो है वो किस तरीके से बनाई जाती हैं। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन फ्रेमवर्क हमने डिस्कस कर लिया। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट, दैट इज व्हाई डू बिजनेस ऑब्जेक्टिव चेंज ओवर टाइम। इसका काफी जो है वो सवाल आ चुका है पास पेपर में कि भाई बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्यों चेंज होते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके अच्छा, क्वेरीज आप लोग चैट पे लिख सकते हैं अपनी, तो मैं क्लास के एंड में जो है वो क्वेरीज को डिस्कस करूंगा आप लोग की। व्हाई डू बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स चेंज ओवर द टाइम, जाहिर सी बात है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव जो है वो चेंज होते रहते हैं, सही है। और क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि वंस द प्रीवियस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड देन बिजनेसेस चेंज देयर ऑब्जेक्टिव टू अचीव द फर्दर ऑब्जेक्टिव्स। अब फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस स्टार्ट करा, आपका पहला ऑब्जेक्टिव था कि आपने मार्केट में सरवाइव करना है, तो सर्वाइवल आपका ऑब्जेक्टिव था, सही है।
आपने सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू चेंज द ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स ग्रोथ और टुवर्ड्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या ये सारी चीजें आपके और दूसरे ऑब्जेक्टिव सेट होंगे। सो वंस यू हैव अचीव द प्रीवियस ऑब्जेक्टिव से, टू मूव फॉरवर्ड आपको अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। Secondly, as business operates in a dynamic environment, business objectives change according to the change in business environment. For example, कोविड आ गया। अब 2019 में 2020 में कोविड आया, तो 2020 में किसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होगा कि यार इस साल तो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे। लेकिन कोविड आ गया, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। अब कोविड आने की वजह से उनका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया कि भाई हमारा इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है कि ये है कि बस कोविड पीरियड सर्वाइव कर लें किसी तरह। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव इस तरीके से जो है वो चेंज होते हैं कि आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो आपने ऑब्जेक्टिव चेंज कर लिया, या फिर पुराने ऑब्जेक्टिव आपके अचीव हो गए तो अब नए ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट करे। सो दिस इज व्हाई द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जाहिर सी बात है, जब आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो तो ऑब्जेक्टिव दूसरों को बताना बहुत जरूरी है। किन लोगों को बताना बहुत जरूरी है? द स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस, दैट इज द मैनेजर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स की अगर हम बात करें, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज, उनको बताना बहुत जरूरी है, उनको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू कम्युनिकेट द ऑब्जेक्टिव टू एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स। व्हाई? Because employees and managers will have a better understanding of individual targets and the company wide goals. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोग को बताया कि भाई मैं जो हूँ ये रिवीजन आप लोग के लिए करा रहा हूँ, आप लोग को अपने आप से अपने फायदे के लिए सोचना है, सही है। मैं तो आप लोग को टाइम दे रहा हूँ, आप लोग भी जो है वो क्लासेस ज्वाइन करें, रिवाइज करें मेरे साथ सिलेबस। तो बेसिकली आई हैव कम्युनिकेटेड माय ऑब्जेक्टिव टुवर्ड टू यू गाइस एंड यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट कि भाई आपके आपने इंडिविजुअली क्या करना है, सही है। और हमारा जो कंपनी वाइड गोल है, बेसिकली हमारी जो ये कंपनी है, बेसिकली इसका क्या गोल है, हमें टुवर्ड्स द एंड क्या अचीव करना है, दैट इज गुड ग्रेट फॉर ऑल। तो बेसिकली आप जब कम्युनिकेट करते हो ना अपने ऑब्जेक्टिव्स के, भाई मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, सही है। या जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जब तक एम्प्लॉयज को बताएगा नहीं कि उन्होंने कितनी सेल्स अचीव करनी है, तो तब तक आपकी सेल्स मैक्सिमाइजेशन होंगी नहीं, आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होंगी नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है मैनेजर्स को कि भाई आपके ये इंडिविजुअल टारगेट हैं, और अगर आप इंडिविजुअल टारगेट अचीव करोगे तो कंपनी का ये गोल अचीव होगा, और कंपनी का अगर ये गोल अचीव होगा तो कंपनी आपको रिवॉर्ड करेगी। तो इस तरीके से आपका एम्प्लॉयज को बताने का मकसद ये होता है कि एम्प्लॉयज अपने इंडिविजुअल टारगेट्स को अचीव कर सके। सेकेंडली, एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड द ओवरऑल प्लान एंड हाउ दे फिट इन। एम्प्लॉयज को ओवरऑल प्लान समझ आएगा, उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उनको अपना पता चलेगा कि हाउ दे आर इम्पोर्टेंट टू द बिजनेस। सो इससे क्या होगा, इससे दे विल आल्सो फील इंपॉर्टेंट, व्हिच इज द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड एंड दे फील इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप जब एम्प्लॉयज को ऑब्जेक्टिव्स दोगे तो एम्प्लॉयज को इंपॉर्टेंस ये फील होगी कि यार मुझे जो है वो बिजनेस रिकग्निशन दे रहा है, मुझे जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव दे रहा है, इंडिविजुअल टारगेट दे रहा है, तो मुझे जो है वो, अगर मैं ये टारगेट अचीव करूंगा तो बिजनेस चलेगा। मेरे टारगेट अचीव करने से बिजनेस जो है वो कमाएगा, बिजनेस जो है वो अपने टारगेट्स अचीव करेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पे मोटिवेटेड होते हैं कि if we will work, the business will achieve its goals. So why don't we work for the business? So business employees are highly motivated to work and they feel important. And also managers can assess the performance of employees. अब जब तक मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा नहीं तो मैं एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को असेस नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला भाई रेहान साहब आप जो हैं वो ये टारगेट अचीव करें, सही है। लेट्स सपोज मैंने बोला 100 शूज आपको सेल करने। अब रेहान साहब को मैंने कम्युनिकेट कर दिया ऑब्जेक्टिव, तो रेहान साहब को पता है कि भाई सर मुझसे पूछ लेंगे कि भाई 100 जूते बेचे नहीं बेचे। लेकिन अगर मैं कम्युनिकेट नहीं करूँ और रेहान को बोलूँ रेहान वो टारगेट अचीव कर लिया तुमने अपना, तो रेहान पूछेगा सर कौन सा टारगेट। तो मैनेजर को अगर असेस करनी है अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू कम्युनिकेट द ऑब्जेक्टिव्स, ताकि जब ऑब्जेक्टिव्स कम्युनिकेट होंगे एम्प्लॉयज को पता होगा कि क्या अचीव करना है, एंड देन यू कैन असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग द ऑब्जेक्टिव टू द एम्प्लॉयज, दैट कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को कम्युनिकेट करें एम्प्लॉयज को, ताकि एम्प्लॉयज अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें और बिजनेस को हेल्प कर सकें इन अचीविंग देयर गोल्स। एंड द लास्ट थिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज द एथिकल इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अगर हमने स्टार्टिंग में जो एक बात करी थी, दैट इज द एथिकल इन्फ्लुएंस आल्सो इम्पैक्ट्स द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, के आपकी एथिकल कंसिडरेशन कितनी है इकोनॉमी के अंदर। देखिए एथिक्स होता क्या है, एथिक्स इज सिंपली आप अच्छी तरीके से इकोनॉमी के अंदर रह रहे हैं, दैट इज एथिकल कंसिडरेशन, एथिक्स। एक बिजनेस एथिकल कैसे होगा, बिजनेस चोरी नहीं करे, बिजनेस
जो है वो वेट मेजर्स में जो है वो चोरी ना करे, बिजनेस जो है वो क्वालिटी अच्छी दे, प्राइसिंग जो है वो अच्छी चार्ज करे, तो बिजनेस का ये एथिकल होना होता है। एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, अनफेयरली डिसमिस नहीं करे लोगों को, सो दीज आर द एथिकल एक्टिविटीज। ब्राइब्स वगैरह जो है वो ना ले, सही है। लेकिन क्या सोसाइटी बिजनेस को एथिकल रहने देती है? नहीं। आप देखें पाकिस्तान में अगर आपने कोई काम कराना है, तो आप किसी गवर्नमेंट दफ्तर पे चले जाएं और वहां पे बोलें कि भाई हमें जो है वो ये पर्टिकुलर लैंड चाहिए, तो भाई वहां पे आपका रिश्वत के बगैर काम होगा ही नहीं, सही है। यू हैव टू पे ब्राइब्स टू मेक श्योर दैट कि आपका जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी जगह पे मॉल खोलना है और मॉल खोल के आपका जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, तो वो जगह पे अगर आपको लेनी है तो आपने रिश्वत भरनी पड़ेगी, तभी आपको वो जगह मिलेगी। अगर आप ऐसे सिचुएशन में, तब आप क्या करें? आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हो, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो ब्राइब्स देनी पड़ेगी, दैट इज अनएथिकल प्रैक्टिस। तो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, और मतलब बिजनेस ऑब्जेक्टिव और डिसीजन मेकिंग, जाहिर सी बात है एथिकल स्टैंडर्ड्स भी उसमें देखे जाते हैं कि भाई बिजनेस जो है अगर ब्राइब नहीं देगा, स्ट्रिक्टली उसका जो मैनेजर है या ओनर है वो बोलता है भाई हम रिश्वतखोरी नहीं करेंगे, ना रिश्वत देंगे ना रिश्वत लेंगे, भले हमें इससे नुकसान भी हो जाए, देन द बिजनेस इज फॉलोइंग द एथिकल स्टैंडर्ड्स। लेकिन अगर बिजनेस के लिए उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना जरूरी है, फिर बिजनेस जो है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेगा। फिर इसी के साथ साथ एक और चीज है कि गुड्स सच एज आर्म्स, गन्स, बॉम्ब्स, टैंक्स, ये चीजें बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? अगेन ये चीजें, दे आर वॉर, दे आर प्रमोटिंग वॉर, सही है। ये चीजें अगर आप बनाओगे, ये चीजें आप बेचोगे, तो इससे वॉर प्रमोट होगी। लेकिन अगेन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ द इकोनॉमीज। अपनी अपनी कंट्रीज को बचाने के लिए आपको ये चीजें बनानी पड़ेंगी। लेकिन क्या लोगों के लिए बनाना चाहिए? सही है। अब देखें, अगर ये जो पाकिस्तान कराची में जो ये सारी आपके ये छीना झपटी होती है, अगर गन्स वगैरह नहीं होती, नहीं प्रोड्यूस होती, तो क्या ये सारी चीजें होती? सही, नाइफ्स वगैरह, मतलब छुरियों से भी जो है वो आप करते हो। तो अगर ये सारी चीजें नहीं होती, सही है, सो शायद जो है वो आपका ये लोग छीन के भाग तो जाते, लेकिन शायद लोगों को मारते नहीं, या लोग मरते नहीं, सही है। तो अभी आजकल जो है वो लोगों को मार देते हैं, सही है, चीज भी ले जाते हैं और लोगों को मार भी देते हैं, शायद वो चीज नहीं होता, बस ये होता है कि चीज ले जाते हैं, सही, चोरी करते हैं। तो अगेन, क्या बैंक्स वगैरह जो है वो इन जैसी कंपनीज को, जिनकी वजह से ये सारे हादसे हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या इनको फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगेन दिस इज अ एथिकल कंसिडरेशन, कि कुछ बैंक्स होते हैं शायद वो ना प्रोवाइड करें, कुछ बैंक्स जो हैं वो बोलें कि भाई हमें तो इंटरेस्ट कमाना है, अब वो हम लोन इनको दें या किसी और को दें, हमें तो इंटरेस्ट से मतलब है, सो दे माइट गिव देम लोन्स। फिर तो बेसिकली बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सही है, वो काफी ज्यादा एथिक्स से भी इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस टू सेट देयर ऑब्जेक्टिव्स अंडर द एथिकल कंसिडरेशन। ऑन पेपर अगर देखा जाए तो बिजनेस को क्या करना चाहिए, बिजनेस को एथिकल कंसिडरेशन भी देना चाहिए। और अगर बिजनेस एथिकल कंसिडरेशन नहीं कर रहा, तो इट शुड एटलीस्ट कंपनसेट फॉर इट, सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस पोल्यूशन के अलावा चल ही नहीं सकता, मतलब पोल्यूशन करना आपको लाजिम है, ओके, आप पोल्यूट करें, लेकिन आप हैवी टैक्स पे करें, ताकि उस हैवी टैक्सेस से हम लोग सोसाइटी में जो आप पोल्यूशन का इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो, उस इम्पैक्ट को कम कर सकें, प्लांटेशन कर सकें, लोगों को जो है वो प्रॉपर जो है वो सेफ्टी मेजर्स उनके लिए ले सकें, सही है, ताकि आपके पैसे जो आप कमा रहे हो उसमें से आप टैक्स भी भरो। आपको हम पोल्यूशन की इजाजत तो दे रहे हैं ना, लेकिन आप टैक्स भी भरो, ताकि आपके पैसों से हम लोग जो है वो लोगों की मदद करेंगे। फिर आप जो है वो सोशल प्रोग्राम्स में इन्वेस्टमेंट करो। सोशल प्रोग्राम जैसे ट्री प्लांटेशन ड्राइव, सही है, कोई हॉस्पिटल को आपने फंड दे दिया, कोई सोसाइटी, सोशल वेलफेयर, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को आपने फंड्स दे दिए, तो ये भी आपके ऊपर करना जरूरी है। ऑल्दो यू आर polluting and destroying the damaging the environment, but these things are also necessary। तो यूजुअली क्या होता है कि कुछ कंट्रीज में जहाँ पे एथिकल कंसिडरेशन ज्यादा होती है, वहां पे कंपनीज ये सारी चीजें करना शुरू हो जाती हैं, कि वो सोसाइटीज को वेलफेयर भी जो है वो प्रोवाइड कर रही होती हैं, वो फंड्स भी दे रही होती हैं, और वो ऐसे प्रोग्राम्स में इन्वेस्टमेंट भी कर रही होती हैं। लेकिन जिस कंट्रीज में जहाँ पे एथिकल इन्फ्लुएंस बिल्कुल जीरो होता है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे कराची में देखें आप, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे एथिकल इन्फ्लुएंस जीरो है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया आप देखें, वहां पे ह- कचरा पड़ा होता है, हर चीज होती है,
पोल्यूशन हो रही है, डैमेज हो रहा है, एयर क्वालिटी वहां पे जीरो हो रही है, तो सही है, लेकिन क्या है, कोई एथिकल कंसिडरेशन नहीं है, तो यहाँ पे कंपनीज आराम से पोल्यूशन भी करें, सही है, अपनी प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करें, आराम से कमा के यहाँ से जाएं. So ethical consideration is also a factor, important factor that affects the business objectives. तो usually ethics के ऊपर जो है वो सवाल आता है कि how does business objectives are affected by ethical influences. तो आप लोग ये points जो है वो अपने लिख सकते हैं कि भाई आपके जो ethical influence है वो किस तरीके से आपके business को affect कर रहा होता है. So this is the end of chapter number 4. ठीक है, तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है.